सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। पिछले दोनों चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। पहेली और बूझो के स्कूल के अंदर एक साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हुआ जिसके अंदर उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला, यानी वो फर्स्ट आए। तो फर्स्ट आने पर उनको कुछ पैसा मिला, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने डिसाइड किया, ये फैसला किया कि ये जो प्राइज़ मनी है, ये जो इनाम का पैसा हमको मिला है फर्स्ट आने पर, इससे हम कपड़ा खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। तो कपड़ा लेने के लिए वो कपड़े की दुकान पे पहुंच गए। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत सारे वैरायटी के जब कपड़े देखे तो वो कंफ्यूज हो गए। फिगर 3.1 में आप देख सकते हो, ये नीचे यहाँ पर ये जो इमेज बनी है, ऐसे दुकान पर गए, देखिए बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं, तो कंफ्यूज हो गए कि कौन सा कपड़ा लें। तो शॉपकीपर ने यानी दुकानदार ने उनको एक्सप्लेन किया, ये समझाया कि कुछ जो क्लोथ या जिसे हम फैब्रिक कह सकते हैं, देखो क्लोथ्स और फैब्रिक दोनों एक ही चीज़ है। वैसे इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अभी आपको इस लेवल पे अपना जानने की ज़रूरत नहीं। जब आगे आप क्लास में जाओगे तो वहाँ पर अगर ये डिस्कशन आएगा तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इतना समझो कि क्लोथ्स कह लो या फैब्रिक्स कह लो, बात एक ही है। क्लोथ्स का क्या मतलब है, फैब्रिक्स का क्या मतलब है? जो कपड़े का एक टुकड़ा होता है ना, उसे हम फैब्रिक कहते हैं, यानी जिससे हम कोई ड्रेस या गारमेंट वगैरह बनाते हैं। जैसे मान लो आप दुकान पर गए तो वहाँ पर आप क्या लोगे, क्लोथ लोगे या फैब्रिक खरीदोगे, कपड़े का एक टुकड़ा लोगे, फिर उससे आप शर्ट बनवाओगे या पैंट बनवाओगे, जो भी बनवाओगे उसे हम क्या कहेंगे, ड्रेस कहेंगे या गारमेंट कहेंगे। जब कुछ नहीं बना होता, सिंपल वो कपड़े का टुकड़ा होता है, तब उसे हम फैब्रिक कहते हैं, ठीक है। जब उससे कुछ बन जाता है, पैंट या शर्ट, तो उसे हम ड्रेस या गारमेंट कहते हैं। तो समझ गए होगे कि फैब्रिक्स और ड्रेस या गारमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो दुकानदार ने बताया कि कुछ जो हमारे क्लोथ्स हैं या फैब्रिक कह लो, वो कॉटन के हैं, वहीं कुछ कैसे हैं, सिंथेटिक है। सिंथेटिक क्या उनसे होते हैं, जो नेचुरली हमको नहीं मिलते। देखो कॉटन का क्या होता है, प्लांट होता है, पेड़ से हमको मिलता है फाइबर्स, उस फाइबर से हम यान बनाते हैं, फिर यान से वो फैब्रिक बनता है, जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इतना समझो, अगर प्लांट या एनिमल से हमको मिल रहा है कोई भी फैब्रिक या क्लोथ, तो वो हमारा नेचुरल कहलाएगा। इसके अलावा जो भी होंगे वो सिंथेटिक कहलाएंगे। सिंथेटिक कैसे बनते हैं, ये केमिकल्स वगैरह से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका नायलॉन हो गया, नायलॉन कैसे बनता है, पेट्रोलियम से बनता है, यानी जिससे आपका पेट्रोल वगैरह बनता है ना, गाड़ी में जो पेट्रोल डलाते हो। तो क्रूड ऑयल से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, बहुत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं, जिसमें आपका पेट्रोल हो गया, और उसी में एक जो चीज़ निकलती है जिससे हम धागे बनाते हैं और फिर इस धागे से हम कपड़े बनाते हैं, ठीक है। तो वो सिंथेटिक के अंदर आता है। अभी इसे हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो दुकानदार ने इनको ये बताया कि कुछ कपड़े कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक हैं। उस दुकानदार के पास कुछ ऊनी मफलर भी थे और शॉल भी थी, बहुत सारी सिल्क की साड़ी भी थी। पहेली और बूझो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए कि यार इतने सारे कपड़े। तो उन्होंने क्या किया, दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। तो अलग अलग जो कपड़े थे उनको उन्होंने छुआ और महसूस किया कि देखिए छूने में कैसे हैं ये। और फिर आखिरकार उन्होंने एक ऊनी मफलर यानी वूलन मफलर और एक कॉटन की साड़ी खरीद ली। आफ्टर दियर विजिट टू द क्लोथ शॉप, अब क्लोथ शॉप से जब वो वापस आए तो पहेली और बूझो नोटिस करना स्टार्ट कर दिए बहुत सारे फैब्रिक। यानी जब वहाँ से घर आए तो घर के अंदर जो भी उनको कपड़े दिख रहे थे, या स्कूल गए या जहाँ पर भी गए, तो उन्होंने कपड़ों पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे आपके आसपास भी कपड़े होते हैं, लेकिन इतना आप ध्यान नहीं देते कि चले उसको छू के देखें कैसे बना है क्या है। लेकिन क्यों कपड़े की दुकान पे गए, वहाँ पर उन्होंने छू कर देखा, तो फिर वापस आने के बाद उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें थी, तो आसपास कपड़ों को वो ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, नोटिस करना शुरू कर दिया, जो उनके सराउंडिंग में थे, उनके आसपास थे। तो उन्हें ये बात पता चली कि जो हमारे बेडशीट होती है, जो चादर हो गई, ब्लैंकेट्स हो गई, जो कंबल हो गए हमारे, जो कर्टेन्स हो गए यानी पर्दा हो गया, टेबल क्लॉथ्स जिसे हम मेज़ पोश कहते हैं, टेबल वगैरह पे जो कपड़ा बिछाया जाता है, जो हमारी टॉयल्स हो गई यानी तौलिया, और जो डस्टर्स हो गए यानी धूल वगैरह साफ़ करने के लिए जो कपड़ा होता है ना, वो सारे कैसे बने हैं, मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। यानी ये सारी चीज़ें जो उन्होंने देखा और समझा, तो उन्हें ये पता चला कि ये सारी अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स से बनी हुई है, अलग अलग तरीके के कपड़े से बनी हुई है। भाई टॉवल का आपका कपड़ा अलग है, तौलिए वाले कपड़े से आप शर्ट थोड़ी ना बनवाते हो, या पर्दे का जो कपड़ा है उससे चादर थोड़ी ना बनाते हो। पर्दे का कपड़ा अलग होता है, चादर का अलग होता है, तौलिए का कपड़ा अलग होता है। तो यही चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की कि अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं जिससे अलग अलग चीज़ें बनी हुई होती हैं। यहाँ तक कि जो उनके स्कूल के बैग्स हैं और जो गनी बैग्स हो गए, जो जूट के बोरे होते हैं ना, जो ब्राउन कलर वाले इमेज में आप देख सकते हो, वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। तो उन्हें ये भी पता चला जो स्कूल के बैग हैं और जो गनी बैग्स हैं वो भी अलग तरीके के फैब्रिक से बने हुए हैं, अलग तरीके के कपड़े से बने हुए हैं। अब उन्होंने कोशिश की कि पहचाने कि ये जो फैब्रिक है वो कॉटन है कि वूल है कि सिल्क है यानी रेशम की है या सिंथेटिक है।
कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप भी पहचान सकते हो? देखो पहेली और बूझो दुकान पे गए थे तो उन्हें दुकानदार ने कुछ बताया होगा, देखो ये कॉटन है, तो छू कर उनको मालूम होगा। दुकान पे उन्हें छुआ था कि कॉटन का कपड़ा कैसा होता है छूने में, ऊन वाला सिल्क वाला कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, तो उन्हें तो पता चल गया था, इसलिए वो आके छू रहे थे, देख रहे थे और पहचान गए। लेकिन क्या आप पहचान सकते हो? क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या आपके सामने अगर कई तरीके के कपड़े रख दिए जाएं तो आप छू के देख के बता सकते हो कि कौन सा कॉटन है, कौन सा वूल, सिल्क या सिंथेटिक है? अगर नहीं बता सकते तो चलिए हम उसे सीखते हैं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। तो अलग अलग जो फैब्रिक्स हैं उनके अंदर जो वैरायटी है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके लिए आपको एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी 1, आपको क्या करना है, आपके करीब में कोई दर्जी की दुकान है, वहाँ चले जाओ और कुछ कटिंग वगैरह जो कपड़े की होती है, जो कि सिलाई वगैरह के अंदर, यानी दर्जी की दुकान पे जाओगे ना तो कपड़ा काटने या सिलने के बाद कुछ कपड़े रह जाते हैं, कुछ कपड़े के टुकड़े आप देखोगे दुकान में पड़े होते हैं, तो आपको उन कपड़े के टुकड़ों को कलेक्ट कर लेना है। एक बार पूछ लेना, ऐसा नहीं कि जाकर बिनने लगे उसको, तो पूछ लेना कि मैं ये टुकड़े ले सकता हूँ। जो छोटे छोटे टुकड़े हों वो खुद ही कह देंगे हाँ ले सकते हो, तो उसे आप कलेक्ट कर लो। फील एंड टच ईच पीसेज ऑफ फैब्रिक। अब जो टुकड़े आपने कलेक्ट किए हैं उनको छुओ और महसूस करो कि वो छूने में कैसे हैं। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक, यानी छू कर आप पता करो कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क, वूल, कौन सिंथेटिक है। आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम टेलर। अब छू के आपको ऐसे पता थोड़ी ना चलेगा, आप टेलर से पूछोगे, यानी आपने एक कपड़ा लिया, उसको उठाया और छू के देखा, और फिर टेलर से पूछोगे, दर्जी से, कि ये कौन सा कपड़ा है, तो बताएगा ये कॉटन है। फिर दूसरा कपड़ा उठाया तो बताएगा सिल्क है। इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे पहेली और बूझो ने सीख लिया कि कौन सा कपड़ा कैसा होता है, वैसे आप भी छुओगे, देखोगे और पूछोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कॉटन कपड़ा किस तरह से होता है, सिल्क वाला, वूल वाला कैसा होता है। क्या कभी आपने ये सोचा कि ये जो अलग अलग फैब्रिक्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, किस चीज़ से बने हुए होते हैं? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब किसी भी कपड़े के टुकड़े को आप देखोगे, इट सीम्स एज कॉन्टिन्यूअस पीस। वो आपको एक कॉन्टिन्यूअस पीस की तरह दिखेगा, यानी उसके अंदर कोई जोड़ तोड़ आपको नहीं दिखेगा कि कई टुकड़े थे उसको मिलाकर यहाँ जोड़ दिया, वहाँ जोड़ दिया। लगेगा कि पूरा लाइन से लगातार है, इसके अंदर कोई जोड़ नहीं है। नाउ लुक एट इट क्लोजली। अब बिल्कुल क्लोज जाकर देखो, एकदम ध्यान से आंख के करीब ले जाकर देखो। व्हाट डू यू नोटिस, क्या नोटिस करते हो आप? फिगर 3.2 में देख सकते हो, इन लार्ज व्यू ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक। जब किसी कपड़े के टुकड़े को बिल्कुल जूम करके आप देखोगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा। यहाँ भी देख सकते हो, या ये इमेज देख सकते हो, ये मैंने अपने कैमरे से ली है, बिल्कुल जूम करके देख लिया, समझ लिया। अब अगली एक्टिविटी में ये चीज़ें और ज़्यादा आपको क्लियर होंगी। तो अब हम करते हैं एक्टिविटी 2। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक कॉटन का आपको कपड़े का टुकड़ा लेना है, जो कि आपने ऊपर लिया होगा ना दर्जी की दुकान से, जो लेबल किया था। यानी आपने कपड़े का टुकड़ा लिया, दर्जी से पूछा ही कौन सा है, उसने बताया कॉटन है, तो आपने उस पर लिख लिया कि हाँ ये कॉटन है। तो अब आपको वही कपड़ा लेना है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न। अब थ्रेड और यार्न ये दोनों एक ही चीज़ होती है, यानी मैं इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अभी आपको इतना नहीं जानना। इतना समझो कि चाहे थ्रेड कह लो या यार्न कह लो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, धागा होता है। तो कोई लूज सा धागा आपको दिख रहा हो, बिल्कुल किनारे पे आपको ऐसा धागा मिल जाएगा। एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। तो आपने कॉटन के कपड़े का टुकड़ा ले लिया, वहाँ पर देखो किनारे कोई धागा निकल सकता है क्या, कोई ढीला सा धागा है क्या? जैसा कि आप फिगर 3.3 में देख सकते हो, इफ़ नो लूज yarns are visible you can gently pull one out with a pin or needle। तो अगर आसानी से ना निकल रहा हो तो किसी पिन वगैरह की मदद से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से आपको किनारे से एक धागा निकाल लेना है। तो यहाँ देख सकते हो ये एक कॉटन का फैब्रिक है। अब इसकी इस वाली एज पे बिल्कुल किनारे आप देखोगे तो एक लूज थ्रेड आपको मिलेगा, एक धागा जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा। अब इसी किनारे वाले धागे को हमको निकालना है, तो स्पिन की मदद से हम इस धागे को निकालेंगे। तो आप बीच से निकाल सकते हो या किनारे से निकाल सकते हो। तो यहाँ बीच से लूज़ दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे पिन से करके देखो निकल आया ना ये। अब ये फिंगर से इस तरह से हम करेंगे तो ये देख सकते हो हमारा ये धागा निकल गया। तो इससे क्या बात समझ में आई? इससे ये बात समझ में आई कि जो हमारा फैब्रिक होता है, जो कपड़े का टुकड़ा होता है, वो कैसे बना होता है, थ्रेड से बना होता है, या हम कह सकते हैं यार्न से बना होता है, धागे से बना होता है। उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, यानी एक धागा आप ऐसे से लगाओगे और दूसरे धागे आप ऐसे से लगाओगे। अगर इस साइड का मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी देख सकते हो ये धागे इस तरह से हैं। एक इस साइड का मैं निकाल देता हूँ, ये देख रहे हो, इस तरह से हम खींचेंगे तो ये निकल आएगा। तो हमने ये वाला जो धागा निकाला वो ऐसे ऐसे था और ये वाला यहाँ पर ऐसे ऐसे है। इसी तरीके से कपड़े को बिना जाता है, वो बनाया जाता है। ऐसे ऐसे धागे लगे होते हैं और ऐसे ऐसे धागे लगे होते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होगे आप। तो हमें क्या पता चला, जो फैब्रिक होता है ना वो कैसे बना होता है, यार्न से बना होता है, धागे से बना होता है, जिन्हें अरेंज किया जाता है एक साथ, जैसा कि हमने अभी देखा।
अब सवाल उठता है व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ। अब ये धागा किससे बना होता है? यानी हमने ये देखा कि जो आपका फैब्रिक होता है, कपड़े का टुकड़ा होता है, वो किससे बना होता है? यार्न से बना होता है, जिसे हम धागा कहते हैं, धागे से बना होता है, धागे को मिलाकर बनाते हैं। अब सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो धागा है वो किससे बना होता है। तो चलिए अगले टॉपिक में हम इसी को देखते हैं। 3.2 फाइबर। फाइबर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। उसके लिए हमको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 3। अब आपको एक यार्न निकाल लेना है उस कॉटन के कपड़े से। अब इस यार्न को आपको टेबल पर रख लेना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न। अब इस यार्न का, इस धागे का एक जो किनारा है उसको अपने अंगूठे से दबाओ। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ। और जो दूसरा हिस्सा है उसको स्क्रैच करने की कोशिश करो, नाखून से ऐसे थोड़ा सा स्क्रैच करो विद योर नेल्स, जैसा कि आपको फिगर 3.4 में दिख रहा है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो एक साइड धागे के आपने यहाँ पर ऐसे अंगूठा रख लिया, दूसरे ये इससे यहाँ पर, या ऐसे 2 उंगली से भी पकड़ सकते हो, और इस तरह से यहाँ स्क्रैच करो। ठीक है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। तो इस तरह से आप नाखून से स्क्रैच करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वो जो हमने धागा लिया था वो पतले पतले स्ट्रैंड्स के अंदर बढ़ जाएगा। स्ट्रैंड क्या होता है? कोई बहुत पतला सा जो धागा होता है या कोई तार वगैरह हो गया, उसे हम स्ट्रैंड कहते हैं। यानी ये जो हमने यार्न लिया है, ये जो धागा लिया है, जब उसे हम स्क्रैच करेंगे तो ये पता चलेगा ये जो धागा है ये और भी ज़्यादा पतले पतले धागों से बना हुआ है, उन्हें एक साथ लपेटा गया था। तो जो हमने स्क्रैच किया तो वो सब खुल गए। तो 2 या 3 जो स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 या 3 जो और पतले धागे होते हैं, उनको मिलाकर ये यार्न बना था। जब स्क्रैच किया तो वो सब खुल गए, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर 3.5 में देख सकते हो। इस तरह से आपका धागा था, जो हमने स्क्रैच किया तो ये इस तरह से ऐसे बिखर गए 3 हिस्सों में, या जितने हिस्सों में बनाकर उसे लपेटा गया होगा उतने हिस्सों में ये खुल जाएंगे। अब ऐसा ही कुछ आपने ऑब्जर्व किया होगा व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। जब किसी नीडल के अंदर, किसी सुई के अंदर धागा डालो ना, तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी। बहुत सारे टाइम ऐसा हुआ होगा द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आइज ऑफ द नीडल। आपने कभी सुई के अंदर धागा डालने की कोशिश की है? अगर आपने की होगी तो आपको ये पता चला होगा कि कभी कभी क्या होता है, या अक्सर ऐसा होता है कि हम उसके अंदर डालते हैं और वो अंदर नहीं आता, बल्कि उसका जो किनारा है वो कई हिस्सों में बढ़ जाता है और उस छेद के अंदर जो धागा है वो नहीं जा पाता। तो क्यों नहीं जा पा रहा है? वो इसी वजह से नहीं जा पाता कि वो कई हिस्सों में बढ़ गया, और जब फैल गया वो, तो उस होल के अंदर से वो नहीं पास हो पा रहा है। अब ये जो थिन स्ट्रैंड्स हैं थ्रेड के, जो कि हम देख रहे हैं, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल फाइबर्स। तो हमने ये देखा जो फैब्रिक होता है, कपड़े का जो टुकड़ा होता है, चलिए मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ कि हमारा जो फैब्रिक होता है, ये कपड़े का हमारा टुकड़ा हो गया, ये किससे बना होता है? यार्न से बना होता है, जिसे हम धागा कहते हैं। इस तरह से ये बना होता है। ठीक है। अब इस यार्न को हम नाखून की मदद से अगर स्क्रैच करेंगे तो ये क्या होगा? थिन स्ट्रैंड्स के अंदर पतले पतले जो और धागे हैं उनमें खुल जाएगा। इस तरह से ये नीचे आप देख सकते हो, इस तरह से खुल जाएगा। अब ये जो थिन स्ट्रैंड्स हैं ये भी बने होते हैं और ज़्यादा पतले स्ट्रैंड से, और भी ज़्यादा पतले धागे से बने होते हैं। यानी जो नॉर्मल हमारा धागा होता है वो और पतले धागे से बना होता है, वो जो पतला धागा होता है वो और ज़्यादा पतले धागे से बना होता है, और उस जो सबसे पतले वाले धागे होते हैं, जिनसे पतला और कुछ नहीं होता, उनसे छोटा कुछ नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं। हिंदी में से हम रेशा कहते हैं। और ये बहुत पतले पतले होते हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल बहुत पतले होते हैं। ठीक है। इन्हीं को मिलाकर एक पतला से स्ट्रैंड बनाया जाता है। इसी तरीके से कई स्ट्रैंड को मिलाकर एक यार्न बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, फिर धागे से हमारा फैब्रिक बनता है। ये पूरी कहानी है। तो यही बात यहाँ कही गई है, जो हमारा फैब्रिक होता है, कपड़े का जो टुकड़ा होता है, वो किससे बना होता है? यार्न्स का बना होता है, धागे का बना होता है। ये जो धागे होते हैं वो किसके बने होते हैं? फाइबर्स के बने होते हैं। बस इतना आपको याद रखना है कि फैब्रिक यार्न का बना होता है और यार्न फाइबर्स का बना होता है। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। अब सवाल ये उठता है, ये जो फाइबर्स हैं, ये जो रेशे हैं, बहुत पतले पतले, सबसे पतले वाले जो धागे हैं, वो आते कहाँ से हैं? तो जो हमारे फाइबर्स हैं कुछ फैब्रिक्स के, जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन के कपड़े का जो रेशा होता है, कॉटन का कपड़ा जिस चीज़ से बना होता है, जिस फाइबर से बना होता है, या जूट की बात कर लें, सिल्क की बात कर लें, वूल की बात कर लें, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? प्लांट से ऑब्टेन होता है या एनिमल से ऑब्टेन होता है। जैसे हम कॉटन और जूट की बात कर लें तो ये हमें प्लांट से मिलता है, और सिल्क और वूल की बात कर लें, जो ऊन है और जो रेशम है हमारा, वो हमें एनिमल से मिलता है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, उसे हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। जो कॉटन और जूट है वो एग्जाम्पल है किसका? प्लांट का। ये हमें प्लांट से मिलता है। और जो वूल और सिल्क है वो कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। अब जो ऊन है वो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। भेड़ या बकरी के जो फ्लीस होता है, फ्लीस क्या होता है? आपने कभी भेड़ देखी? उसके ऊपर जो बाल जैसा कुछ होता है, उसी को हम फ्लीस कहते हैं।
यानी जो रोआं होता है उसका, भेड़ का जो रोआं होता है या बकरी का जो रोआं होता है उसे फ्लीस कहा जाता है। तो वहीं से हमें ऊन मिलता है। अब ऊन हमें और भी जगह से मिलता है, जैसे जो आपका रैबिट्स हो गए, खरगोश के जो बाल हो गए, याक हो गया, जो कैमल्स हो गए, इनके जो बाल होते हैं वहाँ से भी हमको ऊन मिलता है। जो सिल्क फाइबर होता है, सिल्क का जो रेशा होता है, इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या होता है? कीड़ा होता है। ये क्या करता है? बहुत पतले पतले रेशे निकालता है, उन रेशे की मदद से एक बॉल जैसा कुछ बना लेता है। इमेज में आप देख सकते हो, सफ़ेद रंग का इस तरह से कुछ बना लेता है। इसी को हम कुकून कहते हैं। इसी कुकून के अंदर ये सिल्क वॉर्म रहता है, ये रेशम का कीड़ा रहता है। तो इसी कुकून को लिया जाता है और उससे धागे बनाए जाते हैं, यानी फाइबर बनाया जाता है। फिर फाइबर से यान बनता है, फिर यान से फैब्रिक बनता है, रेशम का कपड़ा बनता है। इसी तरह से हज़ारों सालों से ये जो नेचुरल फाइबर हैं यही अकेले अवेलेबल थे फैब्रिक्स बनाने के लिए। यानी हज़ारों सालों से हम जो नेचुरल फाइबर्स हैं, नेचुरल जो रेशे हैं, यानी प्लांट या एनिमल से जो मिल रहे हैं, उन्हीं से हम सिर्फ कपड़ा बना पाते थे। लेकिन पिछले 100 सालों या उसके आसपास में क्या हुआ? फाइबर्स आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। यानी पहले हम सिर्फ प्लांट और एनिमल से ही फाइबर्स बना पाते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? हम केमिकल से भी बना ले रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम है, केमिकल है, उससे हम पेट्रोल भी बनाते हैं और उसी से हम धागे बना लेते हैं। अब ये जो होते हैं केमिकल से बनता है, और केमिकल हमारा ज़मीन के अंदर से, वो चट्टानों के अंदर से, वहाँ से निकालते हैं। कोई प्लांट से, एनिमल से तो निकलता नहीं है, ठीक है। विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो हमने देखो दो फाइबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो फाइबर्स के बारे में जाना। एक नेचुरल फाइबर्स है जो कि हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, दूसरे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हो गए जो कि प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर के, जैसे आपका पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, एक्राइलिक हो गया, ठीक है। ये सब केमिकल से हमको मिलते हैं। 3.3 सम प्लांट फाइबर्स। तो यहाँ पर हम कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में बात करेंगे, यानी ऐसे रेशे जो हमको प्लांट से मिलते हैं। तो पहला जो हमारा प्लांट फाइबर है वो कॉटन है। क्या कभी आपने विक्स बनाया है ऑयल लैम्प के लिए, यानी दिए के लिए? कभी आपने बत्ती बनाई है? ऐसे आपका दिया होता है ना कुछ इस तरीके से, तो उसमें ऐसे अंदर जैसे घी वगैरह डला होता है, तो ऐसे बत्ती लगी होती है। तो क्या कभी आपने बनाया है? तो क्या चीज़ आप यूज़ करते हो विक्स, यानी जो आपकी बत्तियाँ हैं उसको बनाने के लिए? तो आपने दिया देखा होगा तो आपको मालूम होगा, या आपने बनाया है या घर में बनते हुए देखा होगा, तो आपको ये मालूम होगा कि वो रुई से बनाया जाता है। मार्केट के अंदर बना बनाया भी मिलता है, लेकिन अक्सर घरों के अंदर बनाया जाता है तो उसे रुई से बनाया जाता है। तो वो रुई किसकी होती है? कॉटन की होती है। अब ये जो कॉटन वूल है, यानी जो कॉटन की रुई है, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, यानी जो हमारे गद्दे हैं उसके अंदर रुई भरी जाती है। क्विल्ट्स जो हमारी रजाई हो गई, पिलोज यानी जो हमारी तकिया हो गई, उसके अंदर कॉटन की रुई भरी जाती है। अब आपको क्या करना है? कुछ कॉटन वूल ले लो, यानी कॉटन की रुई ले लो, पुट इट अपार्ट, उसको थोड़ा सा फैलाओ, दूर करो, एंड लुक एट इट्स एजेस, उसके किनारों पे देखो, आपको क्या दिखेगा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको दिखेगा स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स, पतले पतले आपको धागे टाइप का बाल जैसा आपको दिखेगा। तो वो जो आपको थिन स्ट्रैंड दिखेगा वो किस चीज़ का बना होता है? कॉटन फाइबर्स का, यानी वो आपके कॉटन के रेशे होते हैं। वैसे तो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन जब उसको फैलाओगे ना, तब आपको वहाँ पर किनारों पे और बीच में भी, जहाँ यानी जहाँ से वो फैलना शुरू होगा वहाँ पर आपको दिखेगा। तो हमने कॉटन की रुई ली और उसको दोनों तरफ से पकड़ के जब खींचा तो दो हिस्से इसके लगभग अलग हो गए। तो यहाँ पर आप देखो बाल जैसा आपको दिखेगा, पतला पतला पतला, यही सब आपके कॉटन फाइबर्स हैं, कॉटन के रेशे हैं। जो आप हेयर जैसे दिख रहे होगा, थिन स्ट्रैंड्स जो है वो ये हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, ये जो कॉटन वूल है, जो हमारी रुई है, वो आती कहाँ से? तो इसको खेतों में उगाया जाता है, यानी ये प्लांट से मिलती है। यानी कॉटन का हम पौधा लगाते हैं, उसकी बाकायदा जैसे गेहूं चावल खेती, उस तरह से खेती की जाती है, वहाँ से हमको ये जो रुई है वो मिलती है। अब जो कॉटन प्लांट है वो कहाँ ग्रो किया जाता है? आपको कि उसे कहाँ उगाया जाता है? तो उसे वहाँ ग्रो किया जाता है जहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिलती है, यानी आपकी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कई तरीके की होती है। तो जो काली मिट्टी होती है उसके अंदर ग्रो किया जाता है। एंड वार्म क्लाइमेट, जहाँ गर्मी वाला मौसम होता है, यानी जहाँ गर्मी पड़ती है अच्छी खासी, उन जगहों पर इसे ग्रो किया जाता है। तो दो कंडीशन है आप याद रखना, एक तो ब्लैक सॉइल होनी चाहिए और वार्म क्लाइमेट यानी गर्म मौसम होना चाहिए। क्या आप कुछ स्टेट के नाम बता सकते हो हमारे कंट्री के जहाँ पर कॉटन को ग्रो किया जाता है? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। ये कुछ नाम है, आप इसे लिख सकते हो। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। अब कोई भी पौधा होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी पत्तियाँ होती है, उसकी डाली होती है, उसकी जड़ होती है, उसके फ्लावर्स होते हैं, उसके फ्रूट्स होते हैं। तो यहाँ फ्रूट की बात की जा रही है, यानी कॉटन का जो प्लांट है उसमें जो फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी उसका जो फल होता है, जिसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। यानी कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स।
और इनका साइज़ क्या होता है, कितने बड़े होते हैं, ये लेमन के साइज़ के होते हैं, यानी आपका जो नींबू होता है उतने बड़े होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग यानी जब मैच्योर हो जाते हैं, जब ये पक जाते हैं, जैसे कोई भी आप प्लांट है, जैसे आपने मैंगो की हम बात कर लें, तो आम कैसे ग्रो होता है, पहले वो छोटा सा रहता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, हरे रंग का होता है पहले, फिर जब वो पक जाता है तो येलो कलर का हो जाता है, साइज़ भी उसका बड़ा हो जाता है, उसके अंदर जो रस है वो आ जाता है, मीठा हो जाता है वो, तो हम कहते हैं देखो आम पक गया है। उसी तरीके से जब कॉटन के प्लांट में जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो पक जाती हैं, वो मैच्योर हो जाती हैं, तो क्या होता है, द बॉल्स बस्ट अप एंड सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। देखो जब मैच्योर नहीं हुई रहती, जब पकी नहीं रहती, तो वो ब्राउन कलर की बॉल टाइप के होती हैं पूरी बंद। जब वो मैच्योर हो जाती हैं, यानी हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ मैच्योर हो गई, तो उसकी निशानी ये होती है, उसका साइन ये होता है कि वो जो ब्राउन कलर की बॉल है वो फट जाती है और उसके अंदर जो रुई भरी होती है वो आपको दिखने लगती है, और रुई के बीच में आपको जो उसकी बीज होती है वो भी दिखने लगती है। अब यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ये जो कॉटन बॉल्स हैं वो मैच्योर हो चुकी हैं, इसीलिए देखो ये बर्स्ट कर गई, अंदर की जो वाइट वाइट रुई है वो आपको दिख रही है। तो पूरा इसी तरीके से खेत होता है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड, क्या कभी आपने कॉटन फील्ड को देखा है, कॉटन के खेत को देखा है जो कि बिल्कुल रेडी हो पिकिंग के लिए, यानी बस उसके अंदर से रुई निकाल लो। तो रुई कब हम निकालेंगे, जब वो मैच्योर हो जाएंगी। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो, ऐसा लगता है जैसे बर्फ से ढका हुआ खेत हो, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखेगा ना, तो इस तरह से देखने को मिलता है। फिगर 3.6 में देख सकते हो। तो पहले हमने कॉटन का प्लांट लगाया, वो ग्रो हुआ, उसकी ब्राउन कलर की बॉल्स हमें देखने को मिलती है, वो बर्स्ट करी, तो हमने कहा मैच्योर हो गई, पक गई, यानी अंदर से आपको रुई दिखने लगेगी, रुई के अंदर जो बीज है वो भी दिखने लगेगी। तो जब इतना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इन बॉल से जो कॉटन है उसको पिक कर लिया जाता है हैंड से, यानी हाथ से उसको तोड़ लेते हैं, जो अंदर की रुई है उसको निकाल लेते हैं। अब जो फाइबर्स होते हैं, उसके जो रेशे होते हैं कॉटन के, रुई के, उसको सेपरेट कर लिया जाता है सीड से, यानी कॉटन फाइबर्स अलग हो जाते हैं और जो बीज है वो अलग हो जाती है। और ये कैसे होती है, बाई कॉम्बिंग, यानी कंघा करने वाला एक प्रोसेस होता है जिसका एक नाम भी है, उसको हम गिनिंग कहते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। यानी आपसे कहा जाए कि कॉटन की गिनिंग की जा रही है, तो उससे आप क्या समझोगे, यानी ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए कॉटन के फाइबर को अलग और बीज को अलग करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसे हम कॉम्बिंग भी कह सकते हैं। यानी देखो ये टूल जो इसने लिया हुआ है, इमेज में देख सकते हो, ये कंघे जैसा, इसीलिए हम कॉम्बिंग कहते हैं, लेकिन जो प्रॉपर इसका नाम है वो गिनिंग है। अब जो गिनिंग है पहले वो हाथ से की जाती थी, फिगर में आप देख सकते हो। आज के टाइम में ये मशीन से की जाती है, यानी ज़्यादातर मशीन से की जाती है, बहुत कम ही जगह हाथ से की जाती है, यानी बहुत थोड़ा अगर अमाउंट रहता है तो हाथ से कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े लेवल पे की जाती है, बहुत ढेर सारे आपके पास रुई है, उसके अंदर से बीज निकालना है, तो मशीन से हम गिनिंग करते हैं। तो ये कॉटन की बात हो गई कि कॉटन कैसे ग्रो किया जाता है, उससे कैसे हम रुई हासिल करते हैं, कैसे उसके फाइबर्स हासिल करते हैं। अब एक दूसरा हमारे पास प्लांट फाइबर आता है जिसका नाम है जूट। आपने जूट देखा होगा, जो ब्राउन कलर के बोरे होते हैं ना, वो आपके जूट के बने होते हैं। तो जूट के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, थैला बनता है, बैग बनता है, बोरे बनते हैं, कपड़े भी बनते हैं। तो जूट जो फाइबर है, जूट का जो रेशा है, वो ऑब्टेन कहाँ से होता है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट का जो तना होता है, यहाँ देख सकते हो, ये एक जूट प्लांट आपको इमेज दी हुई है, इसका ये जो तना है, ये बीच में देख रहे हो ना, ये पूरी, यहाँ से हमको इसके फाइबर मिलते हैं। इसको जो कल्टीवेट किया जाता है, कब उगाया जाता है, इसे बारिश के मौसम में ग्रो किया जाता है। इंडिया के अंदर ये जो जूट है वो आमतौर से वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, इन जगहों पर ग्रो किया जाता है। अब ये जो जूट प्लांट जब बड़ा हो जाता है तो इसको काटा जाता है। तो आमतौर से इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है, इसकी जो कटाई होती है, ग्रो हो गया, बड़ा हो गया प्लांट, अब उसको काट दो, तो हार्वेस्टिंग जो की जाती है, कटाई होती है, वो कब की जाती है, व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। जब उस प्लांट पे, जूट के प्लांट पे फूल निकलने लगते हैं तो हम उसको काट देते हैं। अब जो स्टेम होती है इस हार्वेस्टेड प्लांट की, जो प्लांट आपने कट कर लिया, उसकी जो तना होती है, उसको आप क्या करते हो, इमर्स्ड इन द वाटर फॉर अ फ्यू डेज, पानी के अंदर डुबा के रखे रहते हैं कुछ दिनों तक। द स्टेम रॉट, तो फिर जो स्टेम्स हैं वो क्या कर जाती हैं, सड़ जाती हैं। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड, तो पानी में आपने डाल दिया, कुछ दिन तक पड़ा रहा, तो पड़े पड़े वो जो स्टेम है वो सड़ जाती है और उसके अंदर से जो फाइबर्स हैं वो निकलने लगते हैं। हाथ से हम उस फाइबर्स को अलग कर लेते हैं। अब फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, ये जो हमारे पास फाइबर्स हैं उसको हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं। सवाल ये है कैसे होता है, यानी हमारे पास फाइबर्स आ गया, कॉटन फाइबर्स आ गए, जूट फाइबर्स आ गए, अब इससे धागा कैसे बनाएं, ये तो हमने जान लिया था कि फाइबर से यार्न बनते, कैसे बनता है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो कॉटन का धागा आपको बनाना है, यानी फाइबर आपको मिल गया, कॉटन फाइबर मिल गया, आपको रुई मिल गई। अब रुई से, यानी जो आपको फाइबर्स मिला है, उससे धागा कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। इसी स्पिनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप ट्राई कर सकते हो कॉटन यार्न बनाना खुद से।
कैसे करोगे उसके लिए एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 4, आप क्या करो, कुछ कॉटन की रुई को अपने एक हाथ के अंदर होल्ड कर लो यानी पकड़ लो। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर, यानी थंब और 4 फिंगर के बीच में कुछ जो कॉटन है उसको दबाओ दूसरे हाथ से, यानी एक हाथ में आपने रुई ले ली, दूसरे हाथ में उस कॉटन को आपने दबा लिया। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, यानी पकड़ के धीरे धीरे आपको उस कॉटन को निकालना है। एक हाथ में तो आपने पकड़ा है, दूसरे हाथ से उंगली से दबा कर निकालना है धीरे धीरे, बहुत आराम से। वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, यानी मरोड़ते हुए, उसको ट्विस्ट करते हुए, घुमाते हुए आपको निकालना, यानी सीधा ऐसे खींच नहीं लेना। अगर सीधा खींचोगे तो वो टुकड़ा अलग हो जाएगा, अलग नहीं करना हमको, उसी को हमको जोड़े रखना है। बस घुमाते घुमाते धीरे 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 उसको बाहर निकालना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, तो ये फिगर आपको 3.9 है, यहाँ मिल जाएगा। ये देख सकते हो, इसने यहाँ एक हाथ में यहाँ पर भरा हुआ है और दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ के घुमाते हुए निकाल रहा है, तो देखो धागे जैसे ही बन गया। ठीक है, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। क्या आपने यार्न बना लिया? क्या आपसे बन पाया? तो ये जो प्रोसेस होता है मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो फाइबर से यार्न बनाने का जो ये प्रोसेस है इसे हम स्पिनिंग कहते हैं। स्पिन करना, घुमाते हुए, देखो घुमाई तो रहे थे हम। इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। एक मास ऑफ कॉटन वूल होता है, रुई का एक गोला टाइप का होता है, अच्छे खासे अमाउंट में रुई हम लेते हैं और उसको हम बाहर निकालते हैं ट्विस्ट करते हुए, घुमाते हुए। इससे होता क्या, इस घुमाने से होता क्या है, दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इससे घुमाने से क्या होता है, जो उसके फाइबर से वो आपस से फंस जाते हैं और वो अलग नहीं हो पाते और वो एक साथ आ जाते हैं और एक साथ मिलके वो धागे में बदल जाते हैं। अब ये तो हाथ से आपने थोड़ा सा बना लिया, लेकिन आपको बड़ा धागा बनाना है, अच्छी क्वालिटी का धागा बनाना है, तो ऐसे हाथ से तो घुमा नहीं सकते। हाथ से तो आपको टाइम भी लगेगा और टूट भी जाएगा, इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम फाइबर से यार्न बनाते हैं। तो जो सिंपल डिवाइस है जो स्पिनिंग के लिए यूज़ की जाता है इज़ अ हैंड स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है, एक राउंड सी स्टिक टाइप की होती है जो कि एक साइड से मोटी और एक साइड से पतली होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये जो हमारे पास टूल है यहाँ इस कोने में पतला है, फिर धीरे धीरे ये इधर मोटे होती जा रहा है। जैसे आप नीचे आओगे तो देख रहे हो यहाँ पर ये ज़्यादा मोटा है, यानी एक साइड से पतला एक साइड से मोटा, एक रॉड टाइप का स्टिक टाइप का होता है, उसे हम स्पिंडल कहते हैं। हैंड स्पिंडल यानी हाथ से इस्तेमाल करने वाला जो स्पिंडल होता है वो। ऑल्सो कॉल्ड तकली, इसे हम तकली कहते हैं। टकली न पढ़ देना, टकला टकली वाला नहीं, क्या कहेंगे, तकली कहेंगे। तो फिगर 3.10 में आप देख सकते हो, ये यही वाला है। ठीक है, आप बुक में भी देख सकते हो। तो इस तकली की मदद से हम स्पिनिंग करते हैं। एक और जो है हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है, यानी तकली हम हाथ से स्पिनिंग करने में काम आती है। एक और डिवाइस है, एक और हमारे पास टूल है, ये भी हाथ से काम करती है, इससे भी हम स्पिनिंग करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, चरखा। चरखा तो आपने देखा होगा, फिगर 3.11 में देख सकते हो। यूज़ ऑफ चरखा वॉज, तो ये आप देख सकते हो चरखा, ये इमेज आपने बहुत देखी होगी। ठीक है, गांधी जी के चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हमारी आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने इस चरखे का यूज़ किया था और वहीं से ये बड़ा फेमस हो गया। अक्सर गांधी जी के साथ इस चरखे की फ़ोटो आप देखोगे। ही इंकरेज, यानी गांधी जी ने क्या किया, इंकरेज किया। इंकरेज का मतलब उकसाना, किसी चीज़ को किसी काम के लिए तैयार करना। तो लोगों को इस बात के लिए तैयार किया टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। तो गांधी जी ने आज़ादी की मूवमेंट में एक काम ये भी किया कि उन्होंने लोगों को इस बात के लिए उकसाया कि आप जो है जो कपड़े पहनो ना, वो कौन से पहनो, होम स्पन यार्न, यानी जो घरों के अंदर स्पिनिंग करके, जैसे चरखा हो गया या तकली हो गया, उसकी मदद से जो स्पिन करके धागा बनाया जाता है, उस धागे से फिर कपड़ा बनाया जाता है, वो वाले कपड़े आप यूज़ करो। एंड शन, यानी आप इस चीज़ को इग्नोर कर दो, इसको छोड़ दो, जो इम्पोर्टेड क्लोथ्स हैं जो कि ब्रिटेन के मिल से बनते हैं, यानी ब्रिटेन के अंदर जो अंग्रेज़ों के यहाँ पर मिल्स के अंदर बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए जो कपड़े बनकर आते हैं, गांधी जी कह रहे थे उसको ना पहनो, क्योंकि ऐसे तो आप उनसे खरीदोगे तो उनका पैसा जाएगा और उनका फ़ायदा होगा। अगर होम स्पन यार्न आप इस्तेमाल करोगे, घर का बना हुआ, तो हमारे जो देसी लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनका फ़ायदा होगा। अभी जो यार्न की स्पिनिंग है उसको अगर लार्ज स्केल पे करना हो, यानी बहुत बड़े लेवल पे हमको धागा बनाना है, तो हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। तो उसके लिए मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी थोड़ा बहुत कुछ अगर आपके पास फाइबर है और उससे आपको यार्न बनाना है, धागा बनाना है, तो फिर आप तकली या चरखे का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आप स्पिनिंग कर लेना। लेकिन आपको बहुत ढेर सारे धागे बनाने हैं और उस धागे से फिर कपड़े बनाने हैं, तो कपड़ा बनाने के लिए आपको धागा चाहिए। तो ढेर सारे अगर धागे चाहिए तो फिर आप उसको मशीन पे किया जाता है, क्योंकि मशीन से एक फ़ायदा तो ये होता है कि अच्छे धागे बनते हैं। भाई हाथ वगैरह से तो आदमी उतना नहीं एक्सपर्ट हो पाता, हाथ से गलती हो जाती है, लेकिन मशीन से तो एक प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से होता है। दूसरी बात, एक बार में बहुत ढेर सारे धागे बन जाते हैं, तो स्पिनिंग होती है, यार्न बन जाता है। फिर इस यार्न का इस्तेमाल हम
फैब्रिक को बनाने के लिए, कपड़े का टुकड़ा बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे स्पिनिंग क्या होती है, कैसे होती है, किन चीज़ों की मदद से होती है। 3.5 यार्न टू फैब्रिक। तो पिछले वाले टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था किस तरीके से हम फाइबर से यार्न बनाते हैं, उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। यहाँ पर हम यार्न से फैब्रिक बनाएंगे। तो बहुत सारे तरीक़ों से हम फैब्रिक बना सकते हैं यार्न से। जो दो मेन प्रोसेस हैं जो कि आपको यहाँ पढ़ना है वो आपका एक वीविंग हो गया, दूसरा नेटिंग हो गया। इन दो को हम पढ़ेंगे, वैसे और भी होते हैं लेकिन ये मेन है। तो वीविंग के बारे में अगर हम बात कर लें, एक्टिविटी 2 के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका फैब्रिक होता है वो कैसे बना होता है, मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। तो एक्टिविटी 2 के अंदर मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से कपड़े का टुकड़ा बनता है। वहाँ पर आपके ऐसे ऐसे यार्न लगे होते हैं और दूसरा आपका ऐसे ऐसे लगा होता है। याद रखना इसमें क्या होगा, 2 सेट ऑफ यार्न्स का यूज़ होगा। जब वीविंग करना होगा तो हमें 2 सेट यार्न के चाहिए होंगे। ये सेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 धागे नहीं, 2 सेट हमको चाहिए। यानी एक जैसी चीज़ों का अगर ग्रुप होता है तो उसको हम सेट कहते हैं। तो एक इस तरीके के धागों का सेट होगा, ऐसे लगे होंगे, दूसरा सेट हमारा इस तरह से धागे का लगा होगा। ठीक है, अब जो प्रोसेस होता है ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो वीविंग क्या है, वो प्रोसेस है जहाँ पर हम यार्न के 2 सेट को एक साथ अरेंज करते हैं और उस अरेंज करके उसे हम फैब्रिक में बना लेते हैं। अब चलिए हम कुछ पेपर स्ट्रिप्स को वीव करने की कोशिश करते हैं। अब पेपर स्ट्रिप्स का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि वीविंग होती कैसे है। क्योंकि यार्न की मदद से फैब्रिक बनाना, उसके लिए तो आपको टूल्स चाहिए और वो हर जगह अवेलेबल होता नहीं। लेकिन पेपर वाली जो एक्टिविटी है वो आप आराम से अपने स्कूल में, घर में कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक्टिविटी 5 करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 2 शीट ऑफ पेपर लेना है जिनके कलर अलग अलग हों। तो यहाँ देख सकते हो एक हमने ब्लैक शीट ले ली है, दूसरी वाइट ले ली है। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। यानी आपकी जो शीट है वो किसी भी साइज़ की हो सकती है। जैसे मैंने ये ब्लैक चार्ट पेपर से लिया है और ये आपका A4 साइज़ का जो पेपर है उससे मैंने कट किया है। तो आपको 30 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट करना है। अब ये मैंने देखो छोटा साइज़ लिया है क्योंकि आपको सिर्फ समझाना था, लेकिन आप जो करोगे वो ये वाली जो लेंथ होगी 30 सेंटीमीटर और ये आपकी 30 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके इसे कट कर लेना। ठीक है, इसी तरह से ब्लैक और व्हाइट दोनों का आपको कर लेना है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब दोनों शीट को आपको फोल्ड कर लेना है, इसको हाफ कर लेना है इस तरह से, देखो। और ये व्हाइट वाला भी इसी तरह से ये हमने फोल्ड कर लिया। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12a। तो जैसे ए वाले के अंदर जिस तरह से लाइन ड्रॉ की गई उस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हो ये पूरी लाइन इस तरह से, यानी आखिर तक ये पूरी बनी है। एंड ऑन द अदर एज शोन इन द फिगर 3.12b। और दूसरी वाली जो शीट है उसमें हमको कैसे लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे आपको ये बी वाले में दिया हुआ। यहाँ पर पूरी आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, बल्कि यहाँ तक ले जाना है, यानी ऐसे ले जाकर पूरा किनारे तक नहीं ले जाना है, ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करते जाना है आपको। यहाँ से एक लाइन ऐसे बॉक्स बना लेना और फिर इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब व्हाइट वाली शीट में हमें दूसरी तरीके से लाइन बनानी है, यानी यहाँ पर हमको कंप्लीट पूरा नहीं बनाना बल्कि इस तरह से बनाना है। ये इस तरह से बना लो। उसके बाद ये व्हाइट वाले में आपको इस तरह से लाइन बना लेनी है। ठीक है, ब्लैक में पूरा और व्हाइट में इस तरह से बॉक्स बना के। अब दोनों शीट को आपको कट कर लेना है अलोंग द डॉटेड लाइन। जो आपने लाइन बनाई होगी उसके अलोंग कट कर लेना है और फिर आपको अनफोल्ड कर लेना है, यानी इसको खोल लेना है। तो हम ब्लैक वाला पहले कट कर लेते हैं। ये ब्लैक वाली स्ट्रिप्स हमने कट कर ली। व्हाइट वाली भी इसी तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको पूरा कट नहीं करना। इस तरह से आपको कट कर लेना। ये वाली लाइन आपको नहीं कट करनी है और इस तरह से आप ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, वीव द स्ट्रिप्स वन बाई वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर 3.12c। तो इस तरह से आपको वीविंग कर लेनी है जैसे आपको सी वाले में दिखा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम वीविंग करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमने ये एक स्ट्रिप ले ली ब्लैक वाली और देखो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ अंदर डालेंगे और ये इधर से पीछे से ही निकलेगा, फिर ये ऐसे निकलेगा, फिर ये पीछे से जाएगा, यानी एक बार नीचे से और एक बार ये ऊपर से। तो देखो हमने एक स्ट्रिप अरेंज कर ली। इसी तरह से दूसरी वाली लगाएंगे। अब दूसरी वाली किस तरह से लगेगी, देखो पहले हमने यहाँ ऊपर लिया था इसको, अब नीचे से ले आएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो दूसरी वाली स्ट्रिप भी हमने लगा ली। इसी तरीके से बाकी सबको लगा लेंगे। तो ये देख सकते हो हमने वीविंग कर ली। पीछे से भी आप देख सकते हो। तो 2 शीट्स थी उसको एक में हमने मिक्स कर लिया
और ये कुछ स्ट्रिप बच भी गई हमारी। फिगर 3.12D शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप। तो डी वाले डायग्राम में आप देख सकते हो किस तरह से वीविंग करने के बाद हमको दिखेगा। इसी तरीके से 2 सेट ऑफ यार्न्स आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। जैसे हमने पेपर स्ट्रिप्स को कट करके और उनको अरेंज करके एक शीट में कन्वर्ट कर लिया, जहाँ पर दोनों जो शीट थी वो मिक्स थी, ठीक इसी तरीके से 2 सेट ऑफ यार्न को हम वीव करते हैं और कपड़े में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, फैब्रिक में। अब जो यार्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं अगर हम पेपर स्ट्रिप से कंपेयर करें। भाई पेपर स्ट्रिप जो हमने ली थी, जो कागज़ की पट्टी हमने कट की थी वो चौड़ी थी, लेकिन धागा तो बहुत पतला होता है। तो पट्टियों को आपको अरेंज करना आसान था, लेकिन अगर धागे को अरेंज करना, एक ऊपर से जा रहा है एक नीचे से जा रहा है, इस तरह ढेर सारे, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम। तो हम हाथ से ऐसे सिंपल नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूम की मदद से इसे करना पड़ेगा। लूम क्या होता है, इसे करघा कहते हैं, जिसकी मदद से यार्न को वीव किया जाता है। अब ये जो लूम है वो हाथ से ऑपरेट भी किया जा सकते हैं और पावर ऑपरेटेड भी होते हैं। जैसे आप फिगर 3.13 में देख सकते हो, ये हैंड लूम है। ये जो पूरा टूल यहाँ पर सेटअप बना हुआ है, यही आपका हैंड लूम है, यानी ये हाथ से हम कर रहे हैं। अगर यही मशीन के ज़रिए वीविंग की जाए तो उसे हम पावर ऑपरेटेड कहेंगे। अब दूसरा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, धागे से कपड़े का टुकड़ा बनाते हैं, वो आपका निटिंग है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जो स्वेटर है वो किस तरीके से निट की जाती, कैसे बुनी जाती है? घर में आपने देखा होगा स्वेटर बुनते हुए। अगर नहीं देखा तो कभी गौर करना, घर में मम्मी से पूछना किस तरह से स्वेटर बुनी जाती है। तो निटिंग के अंदर क्या होता है, अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। फिगर 3.14 में आप देख सकते हो निटिंग कैसे की जाती है। वीविंग में हमने क्या देखा था, 2 सेट ऑफ यार्न्स। याद रखना 2 यार्न्स ना कह देना, 2 धागे को यूज़ नहीं करते, 2 सेट होता है। यानी एक धागे का ग्रुप इस तरह से लगा होगा, दूसरे धागे का ग्रुप इस तरह से लगा होगा। तो ये जो पूरा एक साइड है इसको हम एक पूरा ग्रुप मानेंगे, एक सेट मानेंगे। तो 2 सेट ऑफ यार्न्स का यूज़ होता है वीविंग में। लेकिन निटिंग में क्या होता है, सिर्फ एक धागे का यूज़ होता है, सिंगल यार्न का यूज़ होता है। देख सकते हो ये पूरा ऊन का गोला है, इसके अंदर से ऐसे धागा निकलता है और इसको 2 जो है, जो इसकी ये स्टिक होती है उसकी मदद से बिना जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टोर्न पेयर ऑफ सॉक्स। यानी अगर आपके मोजे वगैरह फट गए हैं तो वहाँ से अक्सर धागे निकला होता है, तो किसी धागे को पकड़ के आपने कभी खींचा, क्या होता है? तो अगर मान लो मोजा वगैरह आपका फट गया है तो वहाँ से अगर धागा निकला है तो एक धागा अगर पकड़ के आप खींचोगे तो क्या होगा, सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कॉन्टिन्यूसली एज अ फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। तो होगा क्या, वो धागा निकलता चला जाएगा और आपका जो पूरा मोजा है वो खुलता चला जाएगा। यहाँ तक कि आप पूरा खींच दोगे तो पूरा वो जो है मोजा खुल के धागे में बदल जाएगा। तो आपके जो मोजे होते हैं या और भी जो क्लोथिंग आइटम होते हैं वो कैसे बने होते हैं, मेड ऑफ निटिंग फैब्रिक्स, यानी उनकी निटिंग की जाती है। निटिंग वाले प्रोसेस के ज़रिए यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है। अब जो निटिंग है वो हाथ से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती है। जैसे हमने वीविंग का देखा था कि हैंड ऑपरेटेड या पावर ऑपरेटेड, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, हाथ से होता है, मशीन से भी होता है। अब पहेली यहाँ कुछ जानना चाहती है, ये जानना चाहती है कि क्या आपने ऐसे फैब्रिक को देखा है दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। आपने कोकोनट देखा है, उसके ऊपर आपको बाल बाल जैसा दिखता होगा ना, बहुत हार्ड जैसा बाल बाल जैसा होता है। तो पहेली ये पूछ रही है कि क्या आपने कोई ऐसा फैब्रिक देखा है जो कि उस कोकोनट के ऊपर जो बाल बाल होता है, जो उसके फाइबर्स होते हैं, उससे बना हो। तो आपने देखा ज़रूर होगा लेकिन आपको मालूम ना होगा। उसका नाम होता है क्वायर फाइबर्स, ठीक है। तो क्वायर फाइबर से भी हम यार्न बनाते हैं और यार्न से फैब्रिक्स बनाते हैं। तो पहेली यहाँ ये पूछ रही है व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, यानी जो हमारे क्वायर फाइबर्स हैं, उनका यूज़ कहाँ होता है? तो इनके बहुत सारे यूज़ होते हैं। जो सबसे मेन यूज़ है वो आपका ब्रशेज़ है। ब्रश के अंदर यही आपके क्वायर फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा मैट्स के अंदर, बैग्स के अंदर भी क्वायर फाइबर्स का यूज़ होता है। अब वीविंग और निटिंग का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, अलग अलग तरीके के फैब्रिक बनाने के लिए। अब ये जो फैब्रिक है उनका यूज़ किया जाता है फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, यानी कपड़े का टुकड़ा आपने बना लिया, फैब्रिक आपका बन गया। अब उससे अलग अलग तरीके के क्लोथिंग आइटम बना सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके के ड्रेस बना सकते हो, जैसे पैंट बना लिया, शर्ट बना लिया, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब जो हमारे पास क्लोथिंग मटेरियल यानी वो मटेरियल जिनके से कपड़े बनते हैं, उनका इतिहास क्या है, यानी पहले कैसे लोग कपड़े पहनते थे, आज के टाइम जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे ये चीज़ें का डेवलपमेंट हुआ। क्या आपने कभी सोचा कि कौन सा मटेरियल लोग यूज़ करते थे एंशियंट टाइम्स में क्लोथ्स के लिए? यानी बहुत पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में जो लोग रहते थे वो कपड़े के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे, कैसे होते थे उनके कपड़े? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बार्क। तो ऐसा हमको पता चलता है कि उस टाइम क्या था। आपको कैसे पता चलता है? तो बहुत पहले जो लोग रहते थे ना,
जब उनकी डेथ हो गई तो उनके कपड़े वैसे ही ज़मीन पे पड़े रह गए। तो होता क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसके ऊपर धूल मिट्टी जमना शुरू हो जाती है और पूरी लेयर बनते बनते वो जो पूरे जो उनकी चीज़ें थी, जो उनके बर्तन थे, जो उनके कपड़े थे, वो सब ज़मीन के अंदर दब गए। बाद में जब खुदाई होती है, यानी कुछ बनना है या किसी भी तरीके से वहाँ पर खुदाई की गई, तो पता चला वहाँ जो लोग रहते थे उनकी चीज़ें निकलना शुरू हो गई, उनके बर्तन, उनके कपड़े। तो वो जो कपड़े हमको मिले उसको फिर हमने टेस्ट किया कि ज़रा पता लगा ये कितने पुराने हैं, तो पता चला इतने हज़ार साल पुराने हैं। तो वहाँ से हमको आइडिया लगा कि इतने साल पहले, इतने हज़ारों साल पहले लोग कैसे कपड़े पहनते थे। तो वहाँ से हमको ये पता चला कि वो लोग, यानी प्राचीन काल में बहुत पहले लोग क्या करते थे, यूज़ द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज़। जो पेड़ों की बार्क होती है, यानी जो उसकी छाल होते हैं, उसका ऊपर का जो कवर होता है, बहुत से ऐसे ट्री होते हैं उनके ऊपर का कवर अगर खींचो तो वो कपड़े जैसा, एक शीट जैसा वो निकलता है उनका, और बड़ी बड़ी पत्तियों का यूज़ करते थे, यानी उनसे वो अपने आप को ढकते थे, अपने बॉडी को ढकते थे। और क्या यूज़ करते थे, एनिमल स्किन, जो जानवरों की खाल हो गई, एंड फर्स, यानी उनके जो बाल होते हैं, जो उनका रोआ होता है, ठीक है, उसको फर्स कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए, अपने बदन को ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन द एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़। देखो बहुत पहले क्या होता था ना, लोग एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते थे, खेती बाड़ी क्या होती नहीं जानते थे। वो जानवरों का शिकार करके खाते थे, या फिर जो पेड़ पे फल वगैरह है उसको खा लिए, खेती करना उनको नहीं मालूम था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, इंसान चीज़ों को सीखता जाता है। देखो आज भी हम चीज़ों को सीख रहे हैं, सीखते सीखते और आगे बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा नई नई चीज़ें हम बना रहे हैं। तो उसी तरीके से धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में जाना कि खेती बाड़ी क्या होती है। अब खेती बाड़ी हर ज़मीन पे तो हो नहीं पाती, जो अच्छी ज़मीन होगी, जहाँ अच्छे से खेती होगी, लोग वहाँ पर जमा होने लगे। तो एक पूरा कम्युनिटी बना ली, एक ग्रुप बना लिया, यानी पूरा एक मोहल्ला, पूरी एक सोसाइटी बना ली, वहीं लोग रहते थे। तो जब लोग सेटल होने लगे एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ के अंदर, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। तो उन्होंने ये चीज़ भी सीख ली किस तरह से आपके जो ट्विग्स, यानी जो आपकी टहनियाँ होती हैं पेड़ों की, और जो ग्रासेस यानी जो आपकी घास होती है, उससे मैट बनाना, यानी आपकी जो चटाई है, बास्केट्स बनाना, ये उन्होंने सीख लिया। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। वाइन्स यानी जो आपकी लताएं होती, बहुत से पेड़ होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो लतर की तरह से वो चढ़ते हैं, यानी किसी सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है और उसके ऊपर चारों तरफ से लपेटते हुए चढ़ते हैं उनका। और जो एनिमल फ्लीस हो गया, यानी जानवरों के ऊपर जो ऊन वगैरह होता है, जैसे भेड़ वगैरह के ऊपर जो होता है ना, उसको फ्लीस कहते हैं। या जो बाल हो गए, उनको आपस में ट्विस्ट किया जाता था, उनको मरोड़ा जाता था, और लॉन्ग स्ट्रैंड के अंदर, एक लंबे धागे के अंदर उन्हें बदल दिया जाता था। फिर धागा बन गया, यान बन गया, तो ये जो है इनको क्या करा जाता है, वर वूवन इनटू फैब्रिक। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रैंड्स हमारे पास बन गए, यान हमको जो मिल गया, कैसे मिला, वाइन्स यानी जो हमारी लताएं हो गई, एनिमल फ्लीस जो उसका रुआ होता है, जो उसका ऊन होता है जानवर का, या उनके बाल हैं, उनको ट्विस्ट करके हमने थिन स्ट्रैंड्स बना लिए, धागे बना लिए। उस धागे से अब फैब्रिक बना लिया। पहले के टाइम में जो भारतीय लोग थे वो क्या करते थे, वो फैब्रिक्स मेड ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। तो भारत की अगर हम बात करें, अपने देश इंडिया की बात करें, तो गंगा नदी के किनारे कॉटन की खेती करते थे। इस कॉटन से वो लोग फैब्रिक बना लेते थे। कैसे बनाते थे, फाइबर लिया, फाइबर से यान बना, यान से फैब्रिक बना लिया। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। तो जैसे कॉटन से हम फाइबर्स हासिल करते हैं, फाइबर से यान, यान से फैब्रिक बनाते हैं, उसी तरीके से फ्लैक्स भी एक तरह का प्लांट है, इमेज आप देख सकते हो, जो कि नेचुरल फाइबर्स हमको देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट एक कंट्री है, वहाँ पर बहुत पहले प्राचीन ज़माने में कॉटन और फ्लैक्स इनका कल्टीवेशन किया जाता था, इनको उगाया जाता था। कहाँ उगाया जाता था, नियर द रिवर नील। इजिप्ट के अंदर एक नदी है, बहुत बड़ी नदी है, उसको नील नदी कहते हैं। तो उस नील नदी के किनारे इसका कल्टीवेशन किया जाता था और उसका यूज़ किया जाता था फैब्रिक्स बनाने के लिए। उस ज़माने में क्या था, यानी बहुत पहले की बात हो रही है, स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। सिलाई के बारे में लोग नहीं जानते थे। जैसे बहुत पहले चले जाएँ तो खेती के बारे में नहीं जानते थे। जैसे जैसे टाइम बीता, इंसान चीज़ों को सीखता चला गया, तो बहुत पहले लोग स्टिचिंग के बारे में नहीं जानते थे कि सिलाई क्या चीज़ होती है। बस कपड़े एक टुकड़ा बन गया तो बस उसी को पहनना है, उसको कट करना, सिलना, ये नहीं मालूम था। तो लोग क्या करते थे, पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो लोग क्या करते थे, वो कपड़ा बन गया, कपड़े एक टुकड़ा बन गया, उसी को बॉडी के लपेट लिया, यानी बॉडी के जिस पार्ट को ढकना है उसी में लपेट लिया। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। अब कपड़े को जो लपेटा जाता था वो अलग अलग तरीके से लपेटा जाता था। विद द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग निडल, यानी सिलने वाली जो सुई होती है, जब उसका इन्वेंशन हुआ, उसको बनाया गया, तो फिर क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। तो जब सिलने वाली सुई का आविष्कार हुआ तो लोगों ने फैब्रिक को स्टिच करना शुरू कर दिया, उसको सिलना शुरू कर दिया और उससे क्लोथ्स बनाने लगे।
जैसे आज के टाइम में होता है, अगर आपको कोई चीज़ सिलवानी है, जैसे आपको पैंट सिलवानी है, तो टेलर को दोगे तो टेलर क्या करेगा, आपके साइज़ के हिसाब से वो कटिंग करेगा, कट करने के बाद वो स्टिचिंग करेगा, फिर वो सिलेगा। और सिलेगा कैसे? सुई की मदद से सिलेगा। तो जब सुई नहीं थी तो लोग सिलते भी नहीं थे, जैसे एक फैब्रिक बना उसको ऐसे ही लपेट लिया। लेकिन जब सुई का आया तो कट करके सिलना सीख गए, तो सिल के लोग पहनने लगे। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। तो जब से स्विंग नीडल का इन्वेंशन हुआ उसके बाद से जो सिले हुए कपड़े हैं उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आते गए। आप देखोगे पहले के टाइम में लोग किस तरह से कपड़े पहनते थे, फिर धीरे 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 आज के टाइम कैसे पहनते हैं, आगे आने वाले ज़माने में पता नहीं कैसे लोग कपड़ा पहनेंगे। तो जो फैशन है वो बदलता रहता है, जिस तरह से लोग कपड़े पहनते हैं वो चेंज होता रहता है। जैसे आप बहुत पहले देखो तो लोग जीन्स वगैरह नहीं पहनते थे, उसके बाद ये चीज़ें आ गई, आगे पता नहीं क्या चीज़ें आएंगी। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो देखो, जब स्विंग नीडल का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उसको नहीं बनाया गया था, तो लोग बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे। लेकिन क्या ये अमेजिंग नहीं है कि आज भी जबकि हम सिलना जानते हैं, हमारे पास स्विंग नीडल है, हम स्टिच करके कपड़े बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आज के टाइम में अनस्टिच्ड कपड़े पहने जाते हैं। जैसे आपका साड़ी है, सिली तो नहीं होती, धोती हो गई, ये पूरा कपड़े का टुकड़ा होता है, लुंगी हो गई, टर्बन यानी आपकी जो पगड़ी हो गई, ये क्या होता है, सिर्फ कपड़े का टुकड़ा होता है। तो आज भी हम अनस्टिच्ड फैब्रिक्स पहनते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी वैरायटी है उन खानों की जो कि हम खाते हैं अपने देश के अंदर, इसी तरीके से बहुत सारी वैरायटी होती है फैब्रिक्स या क्लोथिंग आइटम की बात कर लें। जैसे बहुत सारे तरीके के खाने हैं जो कि हम खाते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे तरीके के फैब्रिक्स हैं और क्लोथिंग आइटम्स हैं, यानी जो कपड़े हैं जो हम पहनते हैं। तो यहाँ अगर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।